हेलो जी हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी का किस प्रकार से आप कर सकते हैं फ्री प्रीपरेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या ये संभव है? यस, बिल्कुल 100%। ठीक है, 100%, 100% आप जो है तैयारी कर सकते हैं कंप्लीटली अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी एचपीएससी की पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी मनोविज्ञान अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और देने वाले हैं इस बार आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है, काफी अच्छे तरीके से देखना है और इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको आपको नोट करना है, क्योंकि अभी आपकी जो है आंखें खुलने वाली है। तो कोई भी अगर आपको कहे कि हमारा कोर्स कोर्स कर लीजिए तो उसको कहिए ना भाया ना, मैं तो करूंगी केवल क्या, मैं तो करूंगी या करूंगा केवल एनसीईआरटी, क्योंकि अभी उसका नमूना देखने वाले हैं आप सामने। और अगर आप पीजीटी दे रहे हैं इस बार 2024 का, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र है पूछा गया था, कब पूछा गया था हमको 2023 के अंदर। ठीक है, तो जो 2023 में सवाल पूछा गया था उनको हम देखते हैं और केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप यस डेफिनेटली पीजीटी के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको जो है कंपटीशन भी इस बार देखने मिलेगा, क्योंकि कई लोग जो है ये वीडियो को देखेंगे। तो आप तैयार रहें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जल्द से जल्द सीखें और जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें अपनी पीजीटी के एग्जाम के दिन और अभी से तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। तो ये कुछ इस प्रकार का पेपर है आपका, यहाँ पर इस प्रकार से दिखता है आपका साइकोलॉजी का 150 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का है। 18 सवाल आपको कुल मिलते हैं और उसमें से आपको कितने करने हैं? 15 आपको करने हैं। ठीक है, 18 में से 15 आपको करने हैं और पेपर को आप एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में पार्ट 1 होगा, अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे और भी चीजों के बारे में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 सवाल तो ऑलरेडी जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, सीधे सीधे आपको वो दिए हुए हैं। ठीक है, 3 सवाल कैसे हैं? 3 सवाल इसमें ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से कोई लिंक नहीं है उसका, आपको उसका नाम निशान तक नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। मतलब ऑलमोस्ट आप कितने सवाल पे हैं? 15 पे हैं और 15 में से 15 सारे आपको करने हैं अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द गेस्टाल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन एंड हाउ डू दीज अप्रोचेस कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग। इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, मान के चलिए इसको हमने ड्रॉप किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर सेकंड, comment on partial reinforcement effect while analyzing the role of different schedules of reinforcement on extinguishing the learned response। 10 नंबर का सवाल है, फ्री का सवाल है, आपको केवल क्या करना है? सीखी गई प्रतिक्रिया को नष्ट होने पर सुदृढ़ीकरण की विभिन्न अनुसूचियों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए आंशिक सुदृढ़ीकरण प्रभाव पर टिप्पणी करनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कहाँ मिलता है सवाल, ये सवाल आपको कहाँ देखने मिलेगा? ये देखिए, ये है आपकी कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी और उसका चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है प्रबलन के प्रकार, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है आपको? टाइप ऑफ रीइंफोर्सर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या होता है क्या होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पर और जब आप यहाँ पर आएंगे तो क्या पाएंगे आप? यहाँ पर आते ही देखा आपने, यहाँ दिया है प्रबलन अनुसूचियां यानी कि स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे पाया गया है प्रबलन अनुसूचियां यानी कि स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, इंग्लिश वालों के लिए नोट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ देखिए दो चीजें आपको दिख रही है। इस प्रकार प्रबलन सतत या सविराम हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है? सविराम या सतत हो सकता है। प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब हम क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। जब हर बार आप क्या कर रहे हैं इसको, जब भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उसके बाद आप जो है कंटिन्यूअसली इसको जो है रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसके विपरीत सविराम अनुसूची में अनुक्रियाओं को कभी प्रबलित किया जाता है कभी नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? इनसे हम आंशिक प्रबलन रीइंफोर्समेंट कहते हैं। कैसा वाला कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं आंशिक प्रबलन यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट की यहाँ पर बात कर रही है। और यहाँ पर ये जो है एनसीईआरटी है और इसी के बारे में आपको सवाल पूछा गया है। कहां पर? यहीं पर देखिए आपको पूछा गया है पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बारे में इस सवाल के अंदर। और जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी लास्ट लाइन तो आपको पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। यह पाया गया है कि आंशिक प्रबलन यानी कि दिस हैज बीन फाउंड दैट आंशिक प्रबलन यानी कि जो आपका कौन सा वाला है? आंशिक पार्शियल। ठीक है, आपका जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है सतत प्रबलन की अपेक्षा यानी कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की अपेक्षा में विलोप के प्रति ज्यादा विरोध पैदा करता है। यानी कि एक्सटिंक्शन आपको ज्यादा कहां देखने मिलेगा? आई मीन कितना लेट देखने मिलेगा आपको? कहां देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा आपको पीआर के अंदर यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है, ये तो मालूम है ना आपको, आपका रिस्पॉन्स जो भी है ये आपको एक्सटिंक्शन कब देखने मिलेगा इसका, यानी कि विलोपन कब देखने मिलेगा आपको? जल्दी जल्दी विलोपन इसका देखने मिलेगा, जल्दी आपको इसका एक्सटेंशन देखने मिलेगा। कहां पर आपको देखने मिलेगा? इस वाले के अंदर यानी कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के अंदर। आप क्या कर रहे हैं? एक बच्ची को चॉकलेट दिया, होमवर्क किया, उसने चॉकलेट मिला, होमवर्क किया चॉकलेट मिला, होमवर्क किया चॉकलेट मिला,
ठीक है, और यहाँ पे होमवर्क किया, चॉकलेट नहीं मिला, तो क्या करेगी, अगले दिन वो जो है यहाँ पे नहीं होमवर्क करेगी। अब वहीं पर देखिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंदर उसने आज होमवर्क किया, ठीक है, कल होमवर्क किया, ठीक है, फिर होमवर्क किया, अब उसको यहाँ पर चॉकलेट मिल गई। अब क्या करेगी, अगेन वो 2 दिन और करेगी, तीसरे दिन और करेगी, फिर से रीइंफोर्समेंट मिलेगा और इस प्रकार से काम करेगा। तो देखा आपने यहाँ पर अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं उसके, ठीक है, तो जो उसका लर्न रिस्पॉन्स था वो क्या हो रहा है, वो स्लो एक्सटिंक्ट हो रहा है, विलोपन होने की प्रक्रिया क्या है, धीमी है। और अब चलते हैं हम कहां पर, अब हम चलते हैं पीजीटी के सवाल के ऊपर, वो क्या पूछ रहा है। सवाल में उसने पूछा है, सीखी गई प्रतिक्रिया को नष्ट होने पर, थोड़ा हिंदी में कर दिया है उन्होंने गपला, लेकिन सीखी गई प्रतिक्रिया को नष्ट होने पर सुदृढ़ीकरण की विभिन्न अनुसूचियों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए आंशिक सुदृढ़ीकरण यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट प्रभाव पर टिप्पणी करें। ये तो मालूम हो गया अभी आपको, पहले भले ही नहीं मालूम हो, अभी मालूम हो गया। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या है, आपको एक्सटेंशन आपको लेट से देखने मिलेगा, डिले होगा वहां पर, ठीक है। कमेंट ऑन पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट, आपको कमेंट करना है इसके ऊपर। while analyzing the role of different schedules of reinforcement, इसके साथ साथ आपको जो है अलग अलग schedules of reinforcement में भी क्या करना है, आपको उनका रोल बताना है क्या होता है। मेनली किसका करेंगे आप, इसका करेंगे सीआर का, यानी कि जो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है, सतत प्रबलन है, उसकी आप बात करेंगे। ऑन एक्सटिंग्विशिंग द लर्न रिस्पॉन्स, यहां पर देखिए पूरा खेल है, ऑन एक्सटिंग्विशिंग द लर्न रिस्पॉन्स यानी कि एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नष्ट होने पर सुदृढ़ीकरण की विभिन्न अनुसूची की भूमिका का विश्लेषण करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। यानी कि सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है आपसे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के, सॉरी, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, मेनली अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको केवल बता देना है सिंपली पीआर के बारे में, यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बारे में, या फिर आपको उसके साथ आपको बताना है कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट के बारे में। उसके साथ साथ अगर मान के चलिए आपको शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पूछ रहा है, अगर आपको मालूम है कि वेरिएबल इंटरवल क्या होता है और फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, तो बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह यहाँ पे आप जो है काफी अच्छा आंसर लिख पाएंगे। उसी के साथ आप और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल रेशियो, और एक और कौन सा है आपका फिक्स्ड वाला रेशियो, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कब देखने मिलेगा, आपको यहाँ पर रेशियो के अंदर आपको ज्यादा देखने मिलेगा। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, जो आप कहां पर कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप पीजीटी में अगर इसको इंक्लूड करके आंसर लिखेंगे और बताएंगे कि सबसे अच्छा कहां पर होने वाला है, तो वो आपको जो है ज्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका एनसीईआरटी प्लस आपका मास्टर्स वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, तो उस बेस पे भी आपको जो है इसको कर सकते हैं, अच्छा आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉलेज आपका एनसीईआरटी में है, कंप्लीटली दिया हुआ है। सवाल कहां से बेस्ड है, सवाल आपके एनसीईआरटी बेस्ड है पीजीटी का, ये आपने देखा सवाल नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 सेम चैप्टर में आपको मिलेगा। टोलमैन्स थ्योरी डज नॉट फॉल अंडर द एसआर कैटेगरी, डिस्कस विथ वन एग्जांपल, ठीक है। चलिए आप एग्जाम दे रहे हैं, नहीं बन रहा आपको, लेकिन अगर आप क्या पता आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ के रखी हो, टोलमैन का सिद्धांत एसआर श्रेणी में नहीं आता है, एक उदाहरण के साथ चर्चा करें। कहां मिलेगा आपको इसका उत्तर, इसका उत्तर अगेन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। तो अगर आप एचपीएससी पीजीटी दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना है, ये आप ध्यान रखें। पीजीटी अगर एग्जाम है आपका, तो आप पीजीटी के लिए आपको एनसीईआरटी से ऊपर कोई भी नहीं, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं, एनसीईआरटी आपको जो है अच्छे से करके जानी है पीजीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर कहां छुपा हुआ है, सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 में जो आप नीचे आएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में। यहाँ पर देखिए साफ साफ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो आप इसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ देखिए किनकी बात हो रही है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है जिन्होंने किस पे ध्यान दिया है, कॉग्निटिव लर्निंग पे ध्यान दिया हुआ है। उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए हैं, उन्होंने मतलब टॉलमैन की बात हो रही है, कोलर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो उन प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होती है, ठीक है, यानी लर्निंग whatever is happening when learning is taking place, ठीक है, लर्निंग करते समय घटित हो रही है, ना केवल एसआर या एसएस संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके, जैसा कि प्राचीन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में किया जाता है, ठीक है। तो एसएस और एसआर कहां देखने मिलता है आपको, आपको देखने मिलता है इसके अंदर, आपको अपना सवाल का पहला आंसर यहां पर मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखिए, अतः संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में, अव्यक्त अधिगम में इस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, आपको यहाँ पे एसआर और एसएस का रेफरेंस यहाँ पर आपको मिल गया। अब जरा यहाँ पर पढ़िए, टॉलमैन्स थ्योरी डज नॉट फॉल अंडर द एसआर कैटेगरी। यस, क्यों 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 फॉल नहीं करती एसआर कैटेगरी के अंदर या एसएस के अंदर, ठीक है। एसआर कैटेगरी में क्या होता है आपको मालूम है, प्राचीन अनुबंधन की बात हो रही है, क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आंसर में मेंशन करेंगे यस, टॉलमैन्स थ्योरी डज नॉट फॉल अंडर द एसआर कैटेगरी बिकॉज कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट जो होते हैं, उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए हैं जो उन प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन जो अधिगम करते समय घटित होती है, जो अधिगम हम लर्निंग ले रहे हैं तब ये जो प्रोसेस होती है, घटित होती है, उस पर ध्यान रहता है किनका, टॉलमैन लोगों का। बाकी जो है ध्यान किस पे नहीं रहता, एसआर और एसएस पे नहीं रहता। तो आपको पहला आंसर मिल गया है। इसको जो आप आराम से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ ही गया है यहाँ पर, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इन लाइंस को, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि एसआर और एसएस में
क्या फर्क होता है और ये किस प्रकार से अलग है आपके संज्ञानात्मक अधिगम वाले लोगों से। ठीक है, तो पहला रेफरेंस आपको मिल गया। उसके बाद आगे देखिए, ये आपको बताना है, एक एग्जाम्पल से बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं अव्यक्त अधिगम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक अन्य प्रकार के संज्ञानात्मक अधिगम को अव्यक्त अधिगम कहते हैं। टॉलमैन की यहाँ बात की गई है, चूहों का समूह भूल भुलैया में यहाँ वहां छोड़ा उन्होंने। ठीक है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या कर लिया उन चूहों ने यहाँ पर एक संज्ञानात्मक मानचित्र बना लिया, कॉग्निटिव मैप यहाँ पर बना लिया। अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिन दिशा और स्थानिक अवस्थियों की आवश्यकता थी उनका मानस चित्रण किया। पूरा आंसर कहाँ छुपा हुआ है? पूरा आंसर आपके एनसीईआरटी में छुपा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो। सवाल क्या पूछ रहा है? टॉलमैन्स थ्योरी डज नॉट फॉल अंडर द एसआर कैटेगरी। यस, डज नॉट फॉल बिकॉज दे फोकस ऑन द व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड और व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या हो रहा है उस पर फोकस रहता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट का, एज कंपेयर टू एसआर और एसएस रिस्पॉन्स वाले। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वही सेम दे देंगे आप टॉलमैन वाला तो भी चल जाएगा, खुद से आप बना के देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं कि मैट और रेस और मतलब रेड और मेज जो है, ठीक है, क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ था, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। 10 नंबर में आपको अच्छे खासे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पे आपको जो है फोकस करना है काफी अच्छे से। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाउ डज द विजुअल सिस्टम एनकोड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट विजुअल फीचर्स एंड हाउ डू दीज प्रोसेस लीड टू द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सीन्स एंड पैटर्न्स, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। इसको भी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, ये अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, डिपेंड करता है पीजीटी में क्या पूछा है, लेकिन ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पहले वहां पे उन्होंने किसके बारे में बताया हुआ है? पहले बताया हुआ है आपको वहां पर चाक्षुष के बारे में, फिर आपको बताया हुआ है वो सब सेंसरी सिस्टम्स के बारे में। उसको आप वहां पर पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये कैसे होता है परसेप्शन हमको ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। What are the different stages of memory and how do these stages differ in terms of capacity, duration and encoding process? 4+6 10 नंबर आपको फ्री के दे रहा है यहाँ पे एचपीएससी। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, मेमोरी की स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है। स्मृति के विभिन्न चरण क्या है? ये चरण क्षमता, अवधि और एनकोडिंग प्रक्रियाओं के संदर्भ में कैसे भिन्न है? एंड उसका उत्तर देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है। स्मृति तंत्र के बारे में संवेदी स्मृति, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति की बात कर रहे हैं आपसे, इन 3 प्रकार के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो मॉडल है आपका, साफ साफ आप जो है इस मॉडल को अगर बना देंगे तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आपने इसको बना के एक्सप्लेन कर दिया तो आप मान के चलिए आपको 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे गारंटीड यहाँ पर। ठीक है, तो प्रयास करें जब भी इस प्रकार का कुछ आपको डायग्राम वगैरह बनाने का मौका मिलता है तो उसको आप बना दे फटाक से, वहां पर आपको नंबर डेफिनेटली 1 नंबर तो आपको ऊपर देगा ही देगा जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वहां पर। ठीक है, सूचनाएं आती हैं, संवेदी स्मृति में घुसती हैं, यहाँ पे आपकी आ जाएगी चित्रात्मक, प्रतिध्वन्यात्मक, आइकॉनिक एंड सेंसरी इक्वेक मेमोरी है। उसके बाद आपका अवधान आएगा, अल्पकालिक में जाएगी, यहाँ पे 30 सेकंड है, यहाँ पे 1 सेकंड है, इसको बता देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, और ये जीवन पर्यंत है, और ये आपका जो है एलटीएम की बात हो रही है। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर आपका यहाँ छपा हुआ है, इसको आपको उठा के लिखना है जमा कर अच्छे से। ठीक है, पूरा का पूरा देखिए आंसर, यहाँ पे अल्पकालिक की बात है और यहाँ पे उन्होंने बात की है एलटीएम के बारे में। चंकिंग वगैरह हम कर सकते हैं, इसको अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े आराम से। पूरा का पूरा आंसर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। और इस बार तैयार रहिए, आपको पूछेगा प्रक्रमण स्तर से संबंधित, क्योंकि ऑलरेडी उसने स्टेजेस ऑफ मेमोरी पूछ लिया है, तो इस बार आपको प्रक्रमण स्तर क्रैक एंड लॉकहार्ट 1972 के लिए आप तैयार रहिएगा इस बार। अब पढ़िए सवाल को, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेमोरी एंड हाउ डू दीज स्टेजेस डिफर? कैपेसिटी, ड्यूरेशन और एनकोडिंग प्रोसेस, तीनों बताना है आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटी कितनी है उसकी, ड्यूरेशन कितना होता है और एनकोडिंग प्रोसेस क्या है, वो आपको सब बतानी है। इसलिए आपको 4+6 के लिए अच्छा सवाल पूछा हुआ है और इजी सवाल है। तो अभी तक आपने देख लिया यहाँ पर 6 सवाल देखे हैं, 6 में से आपने 3 सवाल देखे हैं ऑलरेडी सीधा कट टू कट कहां से, आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से आपके 6 सवाल में से, आई मीन 6 जो टोटल सवाल है आपके 2023 पेपर में, उसमें से आपके 3 सवाल कहां से हैं, कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी से हैं और कहीं से भी नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी बस अच्छे से पढ़ी होती, तीनों के आंसर आपको 30 में से कितने मिलेंगे आप सोचिए, है ना। आप अच्छा खासा इसमें 25, 26, 24 इस प्रकार से आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप पूरा का पूरा आप आंसर अच्छे से लिख पाते हैं तो। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, आगे देखिए सवाल नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7 क्यों डाला गया है, यहाँ पे समझिएगा। एग्जामिनर जो टेस्ट लगाया था जिन्होंने, उनकी साइकोलॉजी यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर क्या उन्होंने किया है। अब देखिए साइकोलॉजी के एग्जाम में यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्क्राइब द संक कॉस्ट इफेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वैलिडेटिंग द साइकोलॉजिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लेकिन ये सवाल को आप मानेंगे कौन सा सवाल, ये सवाल आपको डिफिकल्ट सवाल, ठीक है, टफ सवाल है, ये आसान नहीं है। इस प्रकार के सवाल के लिए एचपीएससी ने क्या किया है, 3 सवाल आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए बनाया गया। तो ये तो आपका सरासर छोड़ने वाला सवाल है, आपको इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको वहां पे अपना नॉलेज नहीं प्रदर्शित करना है, आपको केवल वो प्रदर्शित करना है जो आपको आता है, उसको आपको अच्छे से इफेक्टिवली वहां पर आंसर करना है।
ठीक है। तो हर परीक्षा के अंदर सवाल डाला ही इस प्रकार से जाता है कि आप इसको गलत करें, मतलब गलत करें यानी आपको टफ लगे, इसके लिए दिया गया है। बाकी आपने सारे देखे, आपके लिए काफी आसान आसान सवाल थे। उसके बाद देखिए एक और सवाल यहाँ पर, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपका जो प्रोजेक्टिव टेस्ट वाला है उसको। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे। 9 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट प्रिकॉशंस अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर मस्ट टेक व्हाइल कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करते समय और उसको इंटरप्रेट करते समय क्या ध्यान रखना है, 5 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। एक प्रतिभागी पर्यवेक्षक को डेटा एकत्र करने और उसकी व्याख्या करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, ये देखा आपने। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और आते हैं नीचे, यहाँ पर ये देखिए, ये भी आपका बताएंगे अगले वीडियो में कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब क्यों ये सवाल को डाला गया है, टफ सवाल है इसलिए आपको यहाँ पर डाला गया है, केवल अगर हम पीजीटी के संदर्भ में बात करें तो। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला सवाल, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, हाउ डज एथिकल इश्यूज, सैंपल सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस अफेक्ट द वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। 4+6 के लिए आपको पूछा गया है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत देखिए आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में और इसके बारे में, वो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से तो मिल जाएगा आराम से, लाइन बाय लाइन चबा चबा के पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर के सवाल को, क्या क्या पूछा है आपसे। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, सैंपल सिलेक्शन के बारे में, डेटा कलेक्शन के बारे में और डेटा एनालिसिस के बारे में। ठीक है, पढ़िए, चलिए स्टार्ट करिए यहाँ से। मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप, डेटा किस प्रकार का होता है, डेटा बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है आपको इसके बारे में। ठीक है, डेटा क्या होता है वो आपको बोल रहे हैं। उसके बाद आगे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मनोविज्ञान में किस प्रकार के डेटा हम एकत्रित करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक, जननांकीय, भौतिक सूचनाएं, दैहिक प्रदत्त है ना, उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, लंबाई कितनी है, ये सब चीजें करते हैं। मनोवैज्ञानिक सूचना एकत्रित करते हैं डेटा कलेक्शन के दौरान। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां दी हुई है। ठीक है, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियां, उसमें से देखिए क्या है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, कोरिलेशन है, सर्वे है, मनोवैज्ञानिक टेस्ट है और केस स्टडी है। साफ साफ देखिए यहाँ पर पांचों चीजों का उल्लेख किया हुआ है। अनेक प्रकार की जो मेथड्स है रिसर्च के अंदर, रिसर्च मेथड्स के अंदर अलग प्रकार की जो है, उनमें से कौन सी है, एक है आपका प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये है आपका प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, ये है आपका सहसंबंधात्मक यानी कि कोरिलेशनल, ये है आपका सर्वे, ये है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और ये आपका क्या है, व्यक्ति अध्ययन। सारा कुछ कहाँ दिया है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारा का सारा 11th क्लास की चल रही है ये वाली। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजें दी हुई है, वो आपको पढ़ना होगा कि क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए पूछा है आपसे प्रेक्षण विधि के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बारे में। प्रेक्षण क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक जांच का एक सशक्त उपकरण है। अब यहाँ पर देखिए प्रकृतिवादी और नियंत्रित ये दिया है, कंट्रोल्ड करेंगे या नेचुरल करेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए चयन की बात की गई है, यहाँ पे चयन किस प्रकार से करेंगे आप, सिलेक्शन कैसे करेंगे आप। ठीक है, सहभागी बनाम असहभागी, ये देखिए दिया है आपको। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दिया है डेटा एनालिसिस। प्रेक्षण के पश्चात मनोवैज्ञानिक जो भी अभिलेख तैयार करता है उसका विश्लेषण इस ध्येय से करता है कि उससे कुछ अर्थ निकाला जा सके। ठीक है, हमको क्या करना है, उससे कुछ मीनिंग निकालना है जो हमारा ऑब्जर्वेशन उसके द्वारा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम, सारा का सारा देखेंगे लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको केवल क्या करना है, उसको पढ़ना है, सवाल क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जमा के लिखेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए आपको दिया है अगेन प्रायोगिक विधि के बारे में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या होता है। पहला सवाल चल रहा है, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एथिकल इश्यूज, सैंपल सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन देखा आपने और डेटा एनालिसिस भी देखा आपने, किस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है उसकी वैलिडिटी को और उसकी जनरलाइजेबिलिटी को, यानी कि उसका जो वैधता है उसको भी और सामान्यकरण को भी यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। आगे देखिए आपको परिवर्तन के बारे में बताया हुआ है, यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं वो दिया हुआ है, वेरिएबल क्या होते हैं, कंट्रोल्ड और कौन से समूह होते हैं आपके, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स उसके बारे में दिया हुआ है आपको, रैंडम सैंपलिंग के बारे में या रैंडमाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, सारा कुछ दिया है एनसीईआरटी में, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको दिया है और रुकिए यहाँ पर देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो पूछा है आपसे रिसर्च के बारे में वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, है ना। कोरिलेशन दिया हुआ है, तो इस बार आप कोरिलेशन के लिए तैयार रहिए। सर्वे की बात की है वो भी देखिए यहाँ पर। उसके साथ आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, आपको मिलेगा एक काम की चीज जो दिखानी है आपको, वो क्या है, यहाँ पे साक्षात्कार के बारे में है, इंटरव्यू के बारे में है, यहाँ पे टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, साफ साफ दिया है कौन कौन सी होती है, टेस्ट, रिटेस्ट, विभक्तार्थ। ठीक है, साफ साफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, अलग से कुछ भी नहीं करना है आपको अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, कहाँ गया वो, ये रहा, ये रहा, अच्छा ये है आपका देखिए प्रदत्त विश्लेषण।
प्रदत्त विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस। यहाँ पे क्या है आपका डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस कहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, कौन सी विधि से करेंगे आप इसको एनालाइज, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आई मीन आपको पढ़ के वहां पर लिखना है। ठीक है, अब इसकी देखिए, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सीमाएं हैं मनोवैज्ञानिक जांच की, वो अब यहाँ पर देखिए नैतिक मुद्दे दिया हुआ है, सारा कुछ लाइन से पूछ रहा है एचपीएससी आपसे। नैतिक मुद्दे दिया है, एथिकल इश्यूज, स्वैच्छिक सहभागिता, ये तो आपको रट के जाना ही है इस बार भी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम दे रहे हैं आप ये वाला तो, है ना। एथिकल इश्यूज क्या है, और इसके बाद देखिए आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एथिकल इश्यूज भी देख लिया आपने। सैंपल सिलेक्शन के दौरान आपको देखिए रैंडमाइजेशन का भी ध्यान रखना है, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, अलग अलग विधियां हैं उसके पास। डेटा एनालिसिस के लिए आपको देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारा का सारा कहाँ दिया है आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बस आपको जो है लाइंस अच्छे से पढ़नी है और उनको सवाल क्या पूछा है उस हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करते हुए यहाँ पे अपनी जो है आंसर राइटिंग में आपको इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखे 4 सवाल आपके देखे हैं, 4-5 सवाल देखिए आपके कहाँ से, आपके जहां से पूछे गए हैं, आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका है, ये भी आपको थर्ड क्लास के एनसीईआरटी में, आई मीन नॉट थर्ड क्लास, थर्ड चैप्टर में आपको मिल जाएगा, न्यूरॉन से कैसे जाता है। अब ये देखिए ये सवाल जो है इसको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर कि ये भी आपको सवाल पूछा गया है आपको नहीं बनने के लिए। इसके लिए परेशान नहीं होना कि मैं एसडीटी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये सवाल बनाया ही गया है ताकि 18 में से आपके पास 3 सवाल ऐसे तो होने चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगे और जिनको आप स्किप करेंगे, बाकी के 15 में वो आपसे आंसर लिखवाएंगे। इसके लिए आपको सवाल डाला गया है। ये नहीं आता आपको तो कोई बात नहीं, बाकी के ऊपर देखिए आप आपको कहाँ मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे बड़े आराम से। और यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए आ रहा है एक शॉकर सवाल नंबर, इसको देखिए, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच संबंध पर टिप्पणी करनी है 4 नंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए वेरियस स्ट्रेटेजीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये भी आपको मिलेंगी थिंकिंग वाले चैप्टर के अंदर, वहां उसको आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहे हैं, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी, कुछ चीजें आपको वहां से खोज के निकालनी होंगी केवल एनसीईआरटी से, लेकिन आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। इसको देखिए कमेंट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। जैसे ही आप पढ़ते हैं 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर आपको मिलता है यहाँ पर सृजनात्मकता के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में, इसको आप रचनात्मकता भी बोलेंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टुडुम, यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी तथा बुद्धि। एचपीएससी क्या पूछ रही है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड बुद्धि। एनसीईआरटी में क्या दिया है, क्रिएटिविटी और बुद्धि। यहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको आंसर आपका छुपा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा आंसर क्या इससे संबंध है क्या संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, जैसे ये वीडियो भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप एचपीएससी के लिए फ्री में तैयारी कर सकते हैं कंप्लीटली, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी से आप अपनी प्रिपरेशन जो है इसको आगे बढ़ाइए, आगे करिए, हम आपके साथ हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बस आपको केवल क्या करना है, एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है अच्छे से। सारे सवाल देखिए आपने, हमने 5-6 सवाल डिस्कस किए, यानी सोचिए 15 सवाल आप करने वाले हैं उस दिन, 15 में से 6 सवाल तो अभी हमने आपको दिखा दिए हैं, 6-7 सवाल आपके जो है सीधे सीधे कहां से, आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे हुए हैं विथ आंसर एंड विथ प्रूफ। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, आगे एनसीईआरटी को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। 3 सवाल जो आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले हैं उसके लिए तैयार रहना है, उसको आप स्किप करें ताकि, और जो बाकी के 15 सवाल है आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आएंगे उसमें आप अपना 100% एफिशिएंसी के साथ स्कोर करें और नंबर बढ़ाएं अपने, और कट ऑफ के ऊपर जाएं और जल्द जल्द जो है यहाँ पर पीजीटी के अंदर आप भर्ती प्राप्त करें। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बाकी के सवाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने एचपीएससी पीजीटी फ्रेंड्स के साथ, और उसी के साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए ताकि आप पार्ट 2 को मिस ना करें। उसी के साथ साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं आगे भविष्य में या इस बार देने वाले हैं तो उसकी तैयारी के लिए संबंध भी आपको वीडियो वहां पर मिलती रहेगी समय समय पर। इसी के साथ धन्यवाद।